काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग जीएस की क्लास कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने हिंदी की क्लास की। उसके बाद हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी एक क्लास ली जाए, क्योंकि जो परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आती जा रही हैं। जैसे यूपी पेट का एग्जाम है, उसके बाद आरओ का एग्जाम है, तो इसलिए अर्थव्यवस्था पर भी एक आध दो क्लास चलती रहे। तो उसी संदर्भ में आइए हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों पर। अर्थशास्त्र का आशय सैद्धांतिक जो सिद्धांत है उन पे होंगी, और भारतीय अर्थव्यवस्था का है जो करंट में और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उन पे हम लोग आइए विचार करते हैं। सीधे हम लोग आते हैं क्लास पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये प्रश्न है राष्ट्रीय आय का। कि राष्ट्रीय आय एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं प्लस सेवाओं का मूल्य है। क्या है कि जो एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु हैं और जो सेवाएं हैं उनका योग क्या है, राष्ट्रीय आय है। अर्थात जो प्रोडक्शन है और जो सर्विसेज हैं उनका दोनों के मूल्यों का योग क्या है, राष्ट्रीय आय। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। और इनको इसी बात के लिए, जो राष्ट्रीय आय के बारे में इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं साइमन कुजनेट्स ने, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। तो यहाँ पर दो बातें हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, साइमन कुजनेट्स को, और इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किस सिद्धांत के लिए दिया गया था, तो राष्ट्रीय आय के बारे में जो दिया गया था इनका सिद्धांत, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखते हैं एक विशेष टर्म है ये, हिंदू वृद्धि दर। क्या है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। किससे है? राष्ट्रीय आय से। और भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर, भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर और राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ मामला क्या है, हिंदू वृद्धि दर। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि हिंदू वृद्धि दर इसलिए कहा गया इसको कि सन 1950 से 80 के बीच में, यह है सन 1950 से 80 के बीच में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर रहा वो कितना रहा, 3.5%, 3.5% विकास दर रहा। तो वो क्या था कि बहुत वो कम था, बहुत मिनिमम विकास दर होने की वजह से इसको हिंदू वृद्धि दर कहा गया। और हिंदू वृद्धि दर क्यों कहा गया? इसका आशय यह है कि हिंदुओं की जो भाग्य वाली व्यवस्था है कि भाग्य पर भरोसा करना, कोई विशेष काम ना करना, और बचत का जो सिद्धांत है, भाग्य के भरोसे सारा प्रक्रम शुरू करना, चालू करना, उसके भरोसे रह जाना, हिंदुओं की जो एक पारंपरिक व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि ये कोई सिद्धांत ही है, लेकिन एक उनके बारे में एक कयास है, एक आम धारणा है। इस धारणा को लेकर के 1950 से 80 के बीच में जो भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बहुत कम रही, तो उसका कारण माना गया, हालांकि जो है भारत हिंदू बाहुल्य देश है, इसलिए इसका कारण माना गया कि ये लोग अपनी बचत की भावना और भाग्य के भरोसे रहने की भावना से ग्रसित रहते हैं, या इस तरीके की इनकी परंपरा है, इसलिए विकास दर काफी नीचे रही है। मतलब क्या है कि ये लोग कोई बहुत विशेष नवीनीकरण वाला काम या फिर कोई इनोवेशन वाला काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो इनकी भाग्य के भरोसे वाली परंपरा है, इसलिए इसको हिंदू वृद्धि दर कहा गया। उसके बाद देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हैरड डोमर मॉडल। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई भारत में वह किस मॉडल पर आधारित थी। तो कुछ मुख्य पंचवर्षीय योजनाएं हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पर थी। यह मॉडल आर्थिक विकास का मॉडल था। किसका मॉडल था? आर्थिक विकास का। आर्थिक विकास का मतलब है राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय वृद्धि, इन सब चीजों पे जुड़ा हुआ यह मॉडल है। तो किस पे है? मुख्य प्रश्न यही पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है, तो हैरड डोमर मॉडल पर है। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोविस मॉडल पर है। किस पर? पीसी महाल नोविस मॉडल पर है।
यह मॉडल कैसा है? इसमें समाजवादी समाज की स्थापना करने का उद्देश्य है। पीसी महालनोबिस का मॉडल क्या है कि समाजवादी समाज की उद्देश्य की स्थापना का उद्देश्य है समाजवादी समाज की स्थापना। समाजवादी समाज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। समाजवाद ये है कि जो भी संसाधन, जो भी पूंजी है, उस पर सबका समान हक है, अर्थात इसमें कोई पूंजीपति नहीं होगा। जो भी होंगे सारे लोगों का सारे संसाधनों पर समान हक होगा। हालांकि एक आदर्श अवधारणा है, इतना संभव नहीं है, लेकिन उसको संभव करने का एक प्रयास है कि समाज में जो भी संसाधन है, जो भी अपने पास संसाधन है, उसमें समाज के शुरू से लेकर के अंतिम वंचित व्यक्ति का भी उस संसाधन पे बराबर की हिस्सेदारी हो, बराबर का हक हो। यही है समाजवाद। और ऐसे ही समाज की स्थापना का उद्देश्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लाई गई, जो कि पीसी महालनोबिस का मॉडल कहा गया। इसके बाद देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। ये डी.आर. गाडगिल के मॉडल पर है। क्या है? डी.आर. गाडगिल के मॉडल पे है। यह मॉडल कैसा है? राज्यों को अनुदान देने के लिए। कैसा मॉडल है ये? राज्यों को केंद्र से अनुदान देने के लिए कि राज्य की व्यवस्था कैसे चले, राज्य में विकास की दर कैसे आगे बढ़े, उसमें जो है केंद्र अनुदान देगा राज्यों को। तो यह मॉडल इस बात पर है डी.आर. गाडगिल का। इसका मुख्य कारण यह है कि डी.आर. गाडगिल उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? डी.आर. गाडगिल। तो इसलिए इस मॉडल को, इस समय के सिद्धांत को, राज्यों को अनुदान देने के लिए जो व्यवस्था की गई, उस मॉडल का नाम डी.आर. गाडगिल कहा गया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि लारेंज वक्र और गिनी गुणांक, इसका संबंध किससे है? तो यह गरीबी मापन की एक विधि है। लारेंज वक्र और गिनी गुणांक गरीबी मापने की एक विधि है। ये राष्ट्रीय आय की समानता का वितरण, असमानता का वितरण और गरीबी मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल सन 1935 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। ये सीधे सन पूछे जाते हैं, आपको सन थोड़ा सा याद रख लेना है और उसको जाकर के एग्जाम में टिक कर देना है। इसके बारे में बहुत इतिहास भूगोल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि बहुत पूरा कब स्थापना हुई, कहाँ कहाँ इसका क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। जो सामान्य सा प्रश्न आता है उसके बारे में एक सामान्य सी चर्चा हो जाए कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975, उसके बाद राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982। इसी बैंक को नाबार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाबार्ड। नाबार्ड किसको? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड कहा जाता है। यह 12 जुलाई 1982। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988। इसी को कहा जाता है सेबी। क्या कहा जाता है? सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। इसी को सेबी कहते हैं। इस सेबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूंजी के प्रति, बाजार के प्रति और पूंजी आए लोगों का निवेश में, बाजार में पूंजी निवेश करने की एक प्रकृति बढ़े और शेयर मार्केटिंग को बढ़ावा मिले और शेयर मार्केट और पूंजीकरण की विधि को रेगुलेट करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए सेबी की स्थापना की गई, जिसका नाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की, जिसको विनिमय बोर्ड कहा गया। और इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। जान लेते हैं कुछ समितियों के बारे में हम लोग। एक घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से स्थापित की गई। कौन सी? एक घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से। नरसिम्हम समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए आई। सरकारिया समिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बार बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि सरकारिया समिति का उद्देश्य क्या है? केंद्र राज्य संबंध। क्या था? केंद्र राज्य संबंध
स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योगों से संबंधित है। और सच्चर समिति या सच्चर कमेटी मुसलमानों की स्थिति से है, मुसलमानों की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक इस स्थिति के उन्नयन के लिए, उस पर सुधार के लिए और उस पर रिपोर्ट देने के लिए कि जो मुसलमान हैं उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति जो गिरी हुई है उसको कैसे आगे लाया जाए, या फिर उनकी स्थिति वास्तविक तौर पे क्या है वह एक रिटन डॉक्यूमेंट में आ जाए। तो सच्चर कमेटी का गठन किया गया मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति के लिए। कौन सी? सच्चर समिति। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं, एक सिद्धांत आता है कि कुछ अर्थशास्त्रियों के प्रमुख सिद्धांत हैं, उन पे एक छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। गरीबी का दुष्चक्र, ऐसे ही सीधे प्रश्न आता है कि गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया है? तो गरीबी का दुष्चक्र, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह सिद्धांत किसने दिया? रैगनर नर्क्स ने। प्रबल धक्का का सिद्धांत, बिग पुश थ्योरी, प्रबल धक्का का सिद्धांत रोजस्टीन रोडा ने। किसने दिया? रोजस्टीन रोडा ने। और क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेनार्ड कीन्स, ये किसका है? कीन्स का सिद्धांत है। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेनार्ड कीन्स। इस तरीके से हम लोगों ने एक छोटी सी इस क्लास में काफी चीजों को कवर कर लिया। जैसे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, उसके बाद 3 प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं हैं, किस मॉडल पर आधारित हैं, हिंदू वृद्धि दर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा, और तमाम बैंकों की स्थापना, उसके बाद जो समितियों की स्थापना हुई और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में हम लोगों ने कवर किया। मेरे समझ से 15 से 20 मिनट की ये क्लास आपके लिए एकदम गुणकारी है, और जब भी परीक्षा हाल में आप बैठेंगे तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे कि इस वीडियो से 1-2 प्रश्न आपको प्रत्येक परीक्षा में जरूर मिलेंगे। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इस तरीके से अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए कुछ सिद्धांतों को लेकर के आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यह क्लास हमारी आगे कंटिन्यू रहेगी। और वही फिर बात कि आपको अगर हमारा वीडियो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करें, और हाँ, कमेंट में आप जरूर कुछ ना कुछ लिखें, अच्छा बुरा, क्या कैसे और अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में आप कमेंट में करना जरूर कुछ ना कुछ किया करें। ठीक है, धन्यवाद।